हेलो एवरीवन, आज हम एक बार फिर नया चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है सप्लाई एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। सो गाइज, इकोनॉमिक्स में हम आपको डिमांड करा चुके, हम आपको डिमांड इलास्टिसिटी करा चुके, हम आपको यूटिलिटी करा चुके। तो उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। थोड़ा सा अलग है प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें। क्यों अलग है, कैसे अलग है? कहने को बहुत ईजी भी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। ईजी इसलिए जिन्होंने डिमांड कर लिया उनको सप्लाई बहुत अच्छा समझ आता है, और कन्फ्यूजिंग इसलिए कि चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो सप्लाई में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं डिमांड को फर्स्ट पढ़ते हैं तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू उसको अपने ऊपर लेके भी चलते हैं। सप्लाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है। सप्लाई एक्चुअल में जो है प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिससे आप खरीदते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सप्लाई है क्या चीज़। सो सप्लाई और सप्लाई की जब एक बार समझ आ जाएगा तो सप्लाई इलास्टिसिटी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सप्लाई मीन्स एनी क्वांटिटी विच अ सेलर, देखो नाम आ गया सेलर, जबकि डिमांड का मतलब क्या होता था? कंज्यूमर। तो डिमांड किसका प्रोस्पेक्टिव है? कंज्यूमर का। सप्लाई किसका प्रोस्पेक्टिव है? सेलर का, प्रोड्यूसर का। ठीक है, एक काम ये इज रेडी टू सेल एट पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम, यानी कि सप्लायर या सेलर या प्रोड्यूसर, ये तीनों एक ही शब्द है। हम फिर से बता देते हैं, सप्लायर, ठीक है, प्रोड्यूसर या फिर सेलर, ये तीनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पर तो सप्लायर जिस पर्टिकुलर प्राइस पर और जिस पर्टिकुलर टाइम पर कोई क्वांटिटी बेचने को रेडी है, सेल करने को रेडी है, सेल यानी बेचना, तो उसको अपन सप्लाई कहते हैं। सिंपल। मैं चाहता हूँ कि 5 मोबाइल बिक जाएं, मोबाइल का शॉपकीपर हूँ, तो 5 मोबाइल मेरी सप्लाई है, मेरे बेच दिए मैंने आज। मैंने आज 10 पेन बेचे तो 10 मेरी सप्लाई है, जिसको सेल कहते हैं वही सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यहाँ पर देखो क्लियर कट है कि ये प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन बन भी जाता है एमसीक्यू में कि सप्लाई किसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो डिमांड जो है वो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है और सप्लाई जो है वो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, डिमांड यहाँ पर कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू बताया भी है, तो इसमें से एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सप्लाई हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये थोड़ा सा अजीब है। क्यों? क्योंकि जब हम डिमांड की बात कर रहे थे पहले तो उसमें नेगेटिव रिलेशन था और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? अब बात आती है क्यों। हाँ, पॉजिटिव होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार आपका पॉजिटिव, लेकिन क्यों होता है उसको समझना। जब किसी चीज़ का प्राइस अप होगा तो उसकी क्वांटिटी अप होगी, और जब किसी चीज़ का प्राइस डाउन होगा तो उसकी क्वांटिटी डाउन होगी। प्राइस अप, क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन, क्वांटिटी अप, प्राइस अप, क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन, क्वांटिटी डाउन, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताता है कि कौन किसका। अगर वो नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो डिमांड है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो सप्लाई है। ठीक है, अब पॉइंट समझना ऐसा क्यों होता है। क्योंकि भाई हम बेसिक 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर उसका प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये मैथ्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, C + P = S। आई होप आपको रिमेंबर होगा। ठीक है, ना अब एक बात बताओ, ये S यहाँ पर जो है यानी जिसको हम सेल्स करें वही तो एक्चुअल में प्राइस है भाई। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है ना। अब ये सेल्स है, यही तो प्राइस है। जैसे मैंने एक मोबाइल अगर मान लो 100 रुपये में था, एक मोबाइल का प्राइस जो है 100 रुपये था, तो मैंने जो है आज 2 क्वांटिटी बेच दी। 100 रुपये था तो उसकी 2 क्वांटिटी बेच दी।
अगर इसका प्राइस जो है 50 रुपये हो गया तो क्वांटिटी मान लो 6 बिक गई, तो जो बेची ये प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं सेल्स ही था। 50 रुपये की सेल करने पर मेरे 6 मोबाइल बिक रहे हैं, 100 रुपये की सेल करने पे मेरे जो है 2 मोबाइल बिक रहे हैं। सो ध्यान रखिए, जैसे जैसे मेरे यहाँ पर क्या नाम से प्राइस डाउन हुआ, कंज्यूमर ने क्वांटिटी ज़्यादा ऐड ऑन करना शुरू कर दी। ठीक है, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? कंज्यूमर का। हम कह रहे हैं सप्लाई उल्टा है। सप्लाई उल्टा कैसे, वो समझो। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, जब 100 रुपये का प्राइस होगा तो मेरे 2 मोबाइल बिक रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 50 रुपये के प्राइस पर एक ही मोबाइल बिकेगा। कंज्यूमर चाह रहा है कि मैं कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी लूँ। मैंने दोनों के डिफरेंस को करके यहाँ पर बता दिया, दोनों के हम लोग मार्कर भी चाहे अलग यूज़ कर लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कंज्यूमर ये चाह रहा है कि मैं प्राइस डाउन होने पे क्वांटिटी बढ़ा दूँ। ठीक है, जबकि सप्लायर क्या चाह रहा है पता है? प्राइस डाउन होने पे क्वांटिटी कम कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका किसी भी चीज़ का प्राइस अगर डाउन होता है, प्राइस अगर डाउन होगा तो उसका प्रॉफिट का मार्जिन भी तो कम हो जाएगा, प्रॉफिट का मार्जिन भी डाउन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपये है और प्रॉफिट उसका 40 रुपये, तो सेल्स है उसकी 50। लेकिन अगर मान लो सेल प्राइस अगर उसका हम 30 कर देते हैं तो यानी कि कॉस्ट तो उसकी 10 रहेगी, तो सीधी बात है इम्पैक्ट क्या रहा? प्रॉफिट। जब भी तो ये हुआ, तो ये इसका इंटरनल पॉइंट समझने की आपको ज़रूरत है कि जब किसी चीज़ का प्राइस डाउन होता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। किसका प्रॉफिट मार्जिन? सप्लायर का, सेलर का, प्रोड्यूसर का। तो जब प्राइस डाउन होता है तो प्रॉफिट मार्जिन डाउन होता है, और प्रॉफिट मार्जिन डाउन होते ही सप्लायर ये चाहता है कि मैं इस क्वांटिटी को ना बेचूं, मैं कम क्वांटिटी बेचूं। सो फाइट होती है यहाँ पर किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। इसीलिए कैसे फाइट होती है समझना। ये डिमांड कर्व जो है ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, सप्लाई कर्व जो है ये किसका है? सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, प्राइस। जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्राइस। तो ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई है क्या। भाई लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई अपने आप में एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों बोला है हमने? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमको ये बताता है कि सर अगर प्राइस क्वांटिटी, प्राइस अप क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन क्वांटिटी डाउन, सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी में। किसमें? सप्लाई में। लेकिन ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में, ये एक फीचर है उसका। कितना प्राइस डाउन होने पे कितनी क्वांटिटी अप होगी या डाउन होगी, हमको नहीं पता लग रहा ना। सो इसीलिए अपने आप में क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। सो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? जब हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालेंगे, सो प्राइस विस्कोसिटी को निकालेंगे, तो प्राइस की मेजरमेंट को निकालने के लिए हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी यूज करते हैं या सप्लाई इलास्टिसिटी यूज करते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी यूज करते हैं। किसी भी चीज़ का लॉ अगर आ जाए तो उसका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, और अगर उसकी इलास्टिसिटी आ जाती है उसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ये एमसीक्यू में बहुत बार और बहुत सारे फाउंडेशन क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लाई टेबल। मैं आपको लेवल बताता रहूँगा कौन कौन सा कैसा है। तो सप्लाई टेबल या शेड्यूल टेबल या सप्लाई शेड्यूल है ना, ये सेम डिमांड की तरह है भाई, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अ टेबल which shows the price and quantity relationship for a seller। एक सेलर का प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को जो बताएगी उसको हम सप्लाई टेबल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सप्लाई जो है दो तरह की होती है सप्लाई टेबल। एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई टेबल, और एक होती है, हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई टेबल। इंडिविजुअल सप्लाई टेबल और मार्केट सप्लाई टेबल में डिफरेंस क्या है? जब एक सेलर के प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को बताया जाए तो इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। जब 2 और मोर यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सेलर के रिलेशनशिप को बताया जाए तो ये हम कहते हैं मार्केट सप्लाई टेबल। ठीक है, देखिए
ये प्राइस है, ये एक सप्लायर की क्वांटिटी है, 10 रुपये पे 1, 20 पे 2, 30 पे 3, ऐसे ही ये इसकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बी की है ना, ये सप्लायर है, ध्यान रखना। क्वांटिटी ऑफ ए सप्लायर, क्वांटिटी ऑफ बी सप्लायर, क्वांटिटी ऑफ सी सप्लायर, और ये मार्केट सप्लाई, यानी कि प्राइस अलग अलग है। इस सप्लायर ने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, इस सप्लायर ने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, इस सप्लायर ने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करी। सो अ टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ 2 और मोर सेलर, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेलर की जब प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को चेक किया जाता है तो उसको अपन मार्केट सप्लाई टेबल कहते हैं। तो ये अपन को समझना पड़ेगा कि जब एक सेलर की बात आएगी, एक प्राइस तो सेम रहेगा ना, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक सेलर की बात आएगी तो इंडिविजुअल सप्लाई टेबल, जब 2 या 2 से ज्यादा की आएगी तो मार्केट सप्लाई टेबल। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको डिफरेंशिएट करके भी बता दिया, पिछली स्लाइड में भी और इस स्लाइड में भी। फिर आता है जी इनका कर्व भी बहुत आसान है, सेम डिमांड कर्व की तरह। अगर आपने डिमांड कर्व बहुत अच्छे से करा है तो ये सप्लाई कर्व भी सेम है। अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि जो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को बताएगा वही सप्लाई कर्व है। तो याद करो डिमांड कर्व भी सेम था सर। अब ये भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व सर क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमको बताता है एक पर्टिकुलर सेलर के प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को हमको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बताता है। जैसे ये रहा, ये हमारा सप्लाई कर्व है, क्या है ये, पॉजिटिव। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व 2 या 2 से ज्यादा सेलर के प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो ये हमको यहां से देखना है, तो ये यहां पर देख सकते हैं। अब दोनों में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि देखो ये वाला इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये सप्लाई कर्व है और ये पॉजिटिव है। और ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये सप्लाई कर्व है और ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों में फर्क कैसे रहेगा, तो ध्यान रखना, वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है तो इसमें देखो स्लोप अपवर्ड है, और ये मार्केट सप्लाई कर्व है तो इसमें स्लोप जो है डाउनवर्ड है, यानी कि ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट है। तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है और वो अपवर्ड स्लोप होता है। तो यानी कि दोनों के आपके एंगल में फर्क है। ये अगर मोटा मोटा अगर बात करें, कोई पूछ ले कि 45 डिग्री के एंगल्स को बनाता है और ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री के एंगल्स को बनाता है, अगर एंगल्स की थ्योरी पे बात करें तो। फिर आता है जी फैक्टर अफेक्टिंग दी सप्लाई, यानी किन किन चीज़ों से हमको सप्लाई को इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आता है उसका प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि हमारे पास जो गुड्स है उसके प्राइस कैसे हैं। अगर अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेंगे तो उसकी सप्लाई घट जाएगी। तो ये सप्लाई का इफेक्ट रहता है। रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अगर इसमें भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज एंड सप्लाई राइज, यानी कि भाई रिलेवेंट गुड है ना, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसका प्राइस, जिसका भी प्राइस बढ़ेगा यहाँ पर तो उसका कंप्लीटली प्रॉफिट मार्जिन एड ऑन हो जाता है। तो ये उसका इम्पैक्ट रहता है। फिर आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन में काम आती है वो सारे उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे मैं अगर मान लो बर्फ़ी बनाता हूँ, मैं एक हलवाई हूँ तो मैं बर्फ़ी बनाता हूँ, तो दूध मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, हलवाई के लिए जो लेबर चाहिए वो उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चीनी मेरे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, गैस भट्टी मेरे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनीथिंग विच इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन इट इज नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो इफ द कॉस्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइजेज एंड सप्लाई फॉल्स, तो ये सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई गिर जाएगी। और सप्लाई कब गिरेगी, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब उसका मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पॉइंट समझना कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लाई गिर रही है, लेकिन मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ जाएगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
जब मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी अगर लॉन्च होती है, कोई भी चीज़ डेवलप होती है, जैसे पहले येलो कलर के लट्टू आते थे, फिर CFL आने लगा, आज की डेट में LED बल्ब्स आने लगे, टीवी पहले एक बड़ी सी होती थी, फिर आज LCD आई, फिर आज की डेट में LED आई, अब तो OLED आ रही है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, जब कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से कई बार क्या है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है और सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। लेकिन कई बार इसमें ऐसा भी माना गया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्राइस भी अपग्रेड हुआ, सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि प्राइस अपग्रेड हुआ, प्रॉफिट के मार्जिन बढ़े न्यू टेक्नोलॉजी पे, तो वहाँ भी हमारी सप्लाई को बढ़ने को मिलेगा। टैक्सेशन और सब्सिडीज़, अगर गवर्नमेंट की वजह से जैसे टैक्स बढ़ते हैं या सब्सिडीज़ दे रही है, तो अगर मान लो टैक्सेस बढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। और अगर मान लो गवर्नमेंट किसी चीज़ पे सब्सिडी दे रही है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्री का साइज कैसा है, छोटा है बड़ा है, या फिर नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की कैसी है, गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, फर्म का गोल कैसा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फिर मान लो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, अर्थक्वेक या नेचुरल कोई भी इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से भी सप्लाई को इम्पैक्ट होता है। सो मोर और लेस आप सिंपल से अपना एक IQ लगा सकते हैं, सेलर को किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, किन चीज़ों से सप्लाई बढ़ सकती है और किन चीज़ों से सप्लाई घट सकती है। फिर आते हैं हम लोग सप्लाई फंक्शन पे। SX और क्वांटिटी ऑफ X इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जिस चीज़ से जो फैक्टर अफेक्टिंग है, इसको बहुत सिंपल से फंडा, क्वांटिटी ऑफ X यानी कि सप्लाई ऑफ X, और SX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जिन जिन चीज़ों से किस किस चीज़ को फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, यानी कि जो जो सप्लाई को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर उन सब के नाम लिख दो, हो जाएगा आपका काम सप्लाई फंक्शन। सो सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये भी होता है, या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। देखो हमने यहाँ भी यही लिखा है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन लॉ पर, जिसके लिए बना है लॉ ऑफ सप्लाई। जब भी लॉ आएगा, हमने आपको कहा था अजम्पशन और एक्सेप्शंस आ ही जाएंगी, तो भैया इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी, डिक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी। आप देखिए, ये प्राइस है सर, ये क्वांटिटी है, ये P है, ये Q है, ये P1 हुआ, ये Q1 हुआ, ये P2 हुआ, ये Q2 हुआ। कौन सा रिलेशनशिप है सर? पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस अप, क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन, क्वांटिटी डाउन। होप क्लियर? assumption of the law, assumption of law of supply, यानी कि हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं, हमने लॉ को साइड में यहाँ पर बना भी देता हूँ। बहुत आसान सा लॉ है, सिंपल सा, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस अप क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन क्वांटिटी डाउन, सिंपल। कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड नॉट बी चेंज, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो है चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। यार सिंपल सी बात है, जब हम लॉ में बात कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी की, तो आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताऊं, इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को तो आप कांस्टेंट कर दो, आपकी अजम्पशंस बन जाएंगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होने चाहिए, इनकम ऑफ बायर और सेलर चेंज नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ फर्म में चेंज नहीं आना चाहिए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट, फैशन, बिहेवियर में किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप की बात है, क्योंकि हम इसकी अजम्पशन के टाइम पर, लॉ के टाइम पर ये लिख चुके हैं कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी तो सीधी सी बात है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो भी इसको हिला सकती है उन सबको अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का ही पार्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई में ही एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जब आपने सभी रूल्स लगा दिए, सभी रेगुलेशंस लगा दी, लॉ कह रहा है प्राइस अप, क्वांटिटी अप, प्राइस डाउन, क्वांटिटी डाउन, लेकिन
ये लॉ फेल हो जाए। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि लॉ फेल हो जाए। तो लॉ कैसे फेल होता है भैया, सुनो। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द क्रिएटिव आइटम लाइक आर्ट, लैंड। मैं एम.एफ. हुसैन की आपने पेंटिंग का नाम सुना होगा, पिकासो की पेंटिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, आर्ट वर्क के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग है और मान लो 4 करोड़ की बिक रही है, प्राइस बहुत ज़्यादा है 4 करोड़, मैं तो चाहूँगा और बिके। अब मैं एम.एफ. हुसैन से कहूँ भाई ये पेंटिंग है ना जो कल एक और बनानी है आपको सेम, ओके, पागल हो गया कि भाई, क्योंकि वो क्रिएटिव काम कर रहा है, उसको वो पेंटिंग बनाने में 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। सो दे आर द आर्टिस्ट। सो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ का मतलब यही होता है कि कोई क्रिएटिव आइटम जब बनता है तो उसके प्राइस अब होने पर भी उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई सके, बिकॉज वो यूनिक चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है, वो रेयर बनती है, ठीक है। ऑन द पेरिशेबल आइटम दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। पेरिशेबल आइटम मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है जैसे जल्दी खराब हो सकती है, जो पालक ले लेते हैं, पालक 20 रुपये किलो है और हमको पता है कि पालक ख़राब हो जाएगी। अब पालक अगर मान लो 5 रुपये की जो है हो जाए तो भी हम ज़्यादा क्वांटिटी उसको नहीं खरीदेंगे। जब हम खरीदेंगे नहीं तो सप्लायर क्या करेगा, तो ये भी एक्सेप्शन है। तो पेरिशेबल आइटम पर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि पेरिशेबल आइटम जल्दी ख़राब हो जाता है ना। हमको पता है जैसे दूध है, हमको पता है दूध जो है मावस के दिन महंगा बिकेगा, तो हम आज के दूध को 4 दिन बाद के लिए रख नहीं सकते, क्योंकि खूब जानते हैं उस दिन प्राइस महंगा होगा, तब भी हम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस अप होने पे क्वांटिटी अप होगी, वी नो दैट क्वांटिटी अप होगी, लेकिन प्राइस अप होगा, लेकिन हम होल्ड नहीं कर सकते। नेचुरल डिजास्टर है, कोई क्राइसिस है, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे, जैसे सपोज करो कहीं पर बाढ़ आ रही है और वहाँ पर जो प्रोडक्शन जो है फ्लड हो रही है, कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन गेहूँ का कम हो गया। अब प्रोडक्शन गेहूँ का कम हो गया तो जिसकी वजह से हमको पता है कि ये जो गेहूँ है 40 रुपये वाली गेहूँ अब 100 रुपये केजी बिक रही है। 100 रुपये केजी मतलब प्राइस तो अप हो गया ना भाई, 40 रुपये वाली गेहूँ जो 100 रुपये बिक रही, प्राइस तो अप हो गया। तो 100 रुपये किलो की गेहूँ जब ज़्यादा बिकेगी तो क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, रूल ये कहता है। लेकिन हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाएंगे बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ सप्लाई। जब क्योंकि नेचुरल क्राइसिस हो चुका है तो हमारी सप्लाई जो है वहाँ पर कम हो चुकी होगी, जिसकी वजह से हम उसकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ा पाए। फिर आते हैं हम लोग एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि पहली चीज़ तो दोनों ही सिचुएशंस जो होते हैं वो तब होती है जब अदर थिंग्स कांस्टेंट हो जाए और प्राइस इंक्रीज हो तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं, प्राइस डिक्रीज हो तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं प्राइस अप होने पर जब क्वांटिटी अप होती है तो ये है हमारा जी एक्सटेंशन, ठीक है। और प्राइस डाउन होने पर अगर क्वांटिटी डाउन हो जाती है तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन। मोटा मोटा क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है, जब क्वांटिटी बढ़ जाए तो एक्सटेंशन, क्वांटिटी कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। रिलेशनशिप प्राइस का है तो देखो लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस अप क्वांटिटी अप एक्सटेंशन, प्राइस डाउन क्वांटिटी डाउन कॉन्ट्रैक्शन। तो क्वांटिटी से मतलब है हमारा, उससे मतलब नहीं है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये P, ये Q, ये P1, ये हमारा है Q1 मान लेते हैं, और ये अगर P2 है तो ये हमारा Q2 है, ठीक है। मोटा मोटा आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे समझना है। ये हमारा अगर Q2 है तो ये हम P2 मान लेते हैं, ये अगर हमारा मान लो Q3 है तो ये P3 है, और ये अगर मान लो Q1 है तो ये P1 है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है तो अब याद रखना यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में क्या हो रहा था, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा था, अदर थिंग्स कांस्टेंट थी। और इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस जो है कांस्टेंट हो जाएगा, अदर थिंग्स की वजह से आएगा। तो यहाँ पर अदर फैक्टर की वजह से क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो इसको इंक्रीज इन सप्लाई, अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो इसको डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारा क्वांटिटी कर रहा है, जैसे प्राइस है ये कांस्टेंट है, पहले ये क्वांटिटी थी ये सप्लाई कर रहा था। अब
क्वांटिटी हमारी पहले से अप हो गई तो हमारा सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट हो गया, तो इसको हम करें इंक्रीज इन सप्लाई। फिर अगर मान लेते हैं ये हमारा प्राइस था और ये हमारी क्वांटिटी थी, है ना, अब ये सप्लाई करता, अब नई क्वांटिटी हमारी पहले से कम हो गई है तो ये सप्लाई कर हमारा शिफ्ट हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सो गाइज आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और कल अपन जो है इसका न्यू टॉपिक करेंगे और जिसका नाम होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसके बारे में हम कल करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। CA CMA और क्लैट में, 11th में, CBSE में, 12th RBSC या जहाँ पर भी ये टॉपिक्स काम आते हैं, SSC में काम आते हैं, वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।